हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रीडिंग आईक्यू। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G7 ग्रुप का एक्सपेंशन हो और 4 एडिशनल कंट्री रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसको ज्वाइन करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि G7 ग्रुप क्या है। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे G7 ग्रुप के बारे में और इसके एक्सपेंशन के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि G7 क्या है। दोस्तों, ग्रुप ऑफ G7 इसको ग्लोबल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया गया, जैसा कि टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, फाइनेंसिंग हो गया। तो इस तरह के जो बड़े बड़े इश्यूज दुनिया के द्वारा फेस किया जाता है, इसको सोल्व करने के लिए G7 ग्रुप को बनाया गया था। दोस्तों, पिछले साल आपको याद होगा कि अमेजन में बहुत बड़ी आग लग गई थी, तो इसको देखते हुए भी G7 में चर्चा की गई। उनके द्वारा कुछ फंडिंग की बात की गई, लेकिन ब्राजील ने नकार दिया गया। तो इस तरह की चर्चा की जाती है। तो एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि विश्व में जो बैलेंसिंग का रोल है वो G7 के द्वारा देखा जाता है। दोस्तों, G7 के अंतर्गत पूरे विश्व के मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के देश आते हैं और इसका जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, इसको देखते हुए ये G7 फॉर्म किया गया था। मतलब कि उसके बारे में डिस्कशन के लिए फॉर्म किया गया था और पहला समिट फ्रांस में 1975 में हुआ था। G7 के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल 7 कंट्रीज आते हैं: कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और एशिया से एक देश है और वो है जापान। ये बेसिकली 7 देश इसके अंदर आते हैं। और इसलिए अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर हमारे देश को भी इसमें इनवाइट किया गया था। जब फ्रांस में G7 की मीटिंग हुई थी और अगस्त 2019 में हमारे पीएम भी बायरेट्स में, जो कि फ्रांस के अंदर है, वहां पर मीटिंग अटेंड करने गए थे। दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे G7, G8, G6, क्या ये सेम है? देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें सेम है। इनिशियली क्या हुआ था, G6 को जब फॉर्म किया गया था 1975 में, तो स्टार्टिंग में 6 मेंबर हुआ करते थे: इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएसए। आगे चलकर 1976 में कनाडा ने इसको ज्वाइन कर लिया, फिर ये G7 बन गया और आगे चलकर रशिया ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था, फिर ये G8 बन गया था। लेकिन 2014 में अगर आपको याद हो, रशिया के द्वारा जो क्रीमिया है इसको एनेक्स कर दिया था। इसको देखते हुए रशिया को G8 से निकाल दिया गया और यह फिर से G7 बन गया। दोस्तों देखिए, G7 में जो 7 वेल्दिएस्ट और एडवांस इकोनॉमीज है वो आते हैं। दोस्तों, इन 7 देशों की पर कैपिटा जीडीपी बाकी देशों की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम या जीडीपी की बात करें तो किसी भी देश की जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो पर कैपिटा जीडीपी या इनकम निकल आती है। इन देशों को अगर आप देखोगे तो इनकी पर कैपिटा जीडीपी बाकी देशों के मुकाबले करीब $40,000 से भी ज्यादा है। अगर आप इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें तो हाई इनकम कंट्री हम उन सारे देशों को बोलते हैं जहां की पर कैपिटा इनकम $12,056 से ज्यादा होती है। दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, उसमें भी इनका आंकड़ा सबसे ज्यादा है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो G7 कंट्रीज है वो काफी बेहतर करती है, चाहे आप किसी भी मामले में ले लीजिए। दोस्तों, ये सभी 7 कंट्रीज IMF के एडवांस इकोनॉमीज है। जैसा कि मैंने बताया, तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि इंडिया इसको कैसे ज्वाइन करेगा, क्योंकि इंडिया एडवांस इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ब्लू कंट्रीज है, यहाँ पर ये सभी IMF एडवांस इकोनॉमीज है। साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी IMF एडवांस इकोनॉमी है, तो ये दोनों आसानी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। दोस्तों, इंडिया तब भी G7 को ज्वाइन कर सकता है क्योंकि इससे पहले 1997 में G7 में ऐड किया गया था रशिया को। उस समय भी रशिया IMF एडवांस इकोनॉमी नहीं था, ना आज है। तो इस तरह G7 कंट्रीज खुद को कहती है कि ये एडवांस इकोनॉमी का ग्रुप है। इस रूल में, इस डेफिनेशन में ये कई बार रिलैक्सेशन करती है। तो इंक्लूड न्यू मेंबर्स G7 को अगर ये एक्सपेंड करते हैं तो पहली प्रॉब्लम रशिया को लेकर आएगी। रशिया ने जो यूक्रेन में किया था
उसको लेकर कई कंट्री रशिया को ग्रुप में ऐड करने में हेजिटेट करेगी। तो G7 को ये एक्सपेंड करेंगे, हो सकता है ये G10 बने या G11 बने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इंटरनेशनल फोरम में एक ग्रुप एग्जिस्ट करता और वो है G10, मगर ये कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप है। इसको एक्सपेंडेड G7 ग्रुप से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि जो ये G10 ग्रुप है इसके अंतर्गत GAB कंट्रीज, मतलब ये वो कंट्रीज है जिन्होंने IMF के अंडर जनरल अरेंजमेंट्स टू बोरो GAB में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री किया था। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये G10 गैब कंट्रीज की लिस्ट है, जिसमें आप देखेंगे बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये कंट्रीज आती हैं। दोस्तों इसको G7 के एक्सपेंशन से कंफ्यूज मत कर लेना। दोस्तों यह ग्रुप G10 GAB आज के समय में इनएक्टिव है और ना ही इसकी कोई सबमिट होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बात तो यह कहा है कि G7 ग्रुप जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, इसकी इंपॉर्टेंस मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है कि जो 46 G7 सबमिट होना था USA में, इसको पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ पर 4 और कंट्रीज आए ताकि इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस बढ़े और ये ग्रुप अपडेटेड हो। देखिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही है। ये सारी एक्टिविटीज इंडो पैसिफिक ग्रुप के आसपास हो रही है। इनमें से सिर्फ एक देश है जो इंडो पैसिफिक ग्रुप में आता है और वो है जापान। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये तीनों कंट्री इंडो पैसिफिक में आती है, इनको ऐड करना। और साथ ही साथ रशिया को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रशिया एक बहुत ही बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है और एक मेजर मिलिट्री पावर है। दोस्तों अगर हम इंडो यूएस रिलेशन की बात करें तो आज के समय में इंटरनेशनल फोरम में G20 के अलावा कोई भी इंटरनेशनल फोरम नहीं है जहां पर इंडिया के प्रधानमंत्री यूएस के राष्ट्रपति से मिले। अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और बाकी कंट्रीज भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो जो नया ग्रुप बनेगा वो G10 या G11 बनेगा। उसमें हर साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट एक साथ दिखेंगे और वो वेरियस इश्यूज पर बातचीत कर सकते हैं। यह इंडो यूएस रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंडिया के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि G7 का जो एक्सपेंडिंग वर्जन होगा, इसमें अगर हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो हमको यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ऑलरेडी आपको पता होगा यूके ने प्रपोज किया है D10 के लिए। D10 एक ऐसा ग्रुप है जहां पर 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चाइना को बाहर रखा जाएगा। सिमिलर प्रपोजल इन फ्यूचर आ सकते हैं। रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल API चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, हो सकता है कि जो ये एक्सपेंडिंग ग्रुप होगा वो कहे कि जो ये चिप्स मैन्युफैक्चरिंग या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये सभी इसी ग्रुप तक सीमित रहे। उसका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है इंडिया हो। ये अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही है, बस देखना होगा कि क्या स्टेट पॉलिसीज बनती है ताकि हम इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। क्योंकि देखो यूएस के तरफ से काफी बार हिंट आ चुके हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया ज्यादा वेल्थी बने, ज्यादा प्रोस्पेरियस बने। रिसेंटली आपको पता होगा यूएस के बहुत ही फेमस सेनेटर है जॉन कोरन। ये है यूएस के सेनेटर फ्रॉम टेक्सास। इन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया वेल्थी होगा, पावरफुल होगा, डेमोक्रेटिक होगा, तो ये चाइना के हेजिमोनिक एम्बिशन को फ्रस्ट्रेट करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जॉन कोरन रिपब्लिकन है। जब ये ओपनली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यूएस के पॉलिटिशियन में, पॉलिसी मेकर्स में इंडिया को लेकर काफी आशाएं हैं। हाँ, यहाँ पर यह हो सकता है कि आगे चलकर इंडिया को ज्यादा सपोर्ट ना करे, कि इंडिया एक अलग चैनल ना बन जाए। मगर अभी के लिए इंडिया में बहुत गरीबी है, बहुत इश्यूज है। अगर इन इश्यूज को हटाने में यूएस हेल्प करता है, प्राइमरली अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम अनइक्वलिटी और ऑल ओवर लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, तो देखना होगा कि ये प्रपोजल यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट करती है या नहीं। और अगर करती भी है तो उसके बाद अगर कुछ शर्तें भी आती है कि कंट्रीज मेंबर्स होगी मगर टेम्परेरी मेंबर्स होगी,
दोस्तों यहाँ पर देखना होगा कि इस पर अभी काफी बातचीत होगी। एक पॉजिटिव बात यह भी है कि अगर इंडिया और रशिया इस ग्रुप के पार्ट बनते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो कास्टा एक्ट है उसमें से रशिया का नाम नहीं हटा सकते हैं। मतलब ये है कि जो अमेरिकन सेंसेशन है रशिया के ऊपर ये हट सकते हैं। तो इससे इंडिया और रशिया का ट्रेड इंप्रूव होगा और हम रशिया से और ज़्यादा वेपन्स खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।